जी बेटे, अभी हमारे पास चैप्टर है 8 जो कि डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाई डू ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट possess द kinetic एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू possesses the kinetic एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। क्या मतलब है इस बात का? सबसे पहले तो बेटे इसमें जो टर्म यूज़ हुई है ना, दैट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से इफेक्ट होते हैं। दूसरा, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे, फिर उसके बाद उसको कंडीशन पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो याद रहे सबसे पहले कि बेटे एक तरीकाकार है कि आपके पास एक सेल होता है जिसको फोटो सेल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके हम्म। दो टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा आप कहें कि यूं करके कटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे कि ये उसका एरिया है, यानी कि कर्व सी पोजीशन में है ये, और ये एरिया इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, या आप सिंपल ये कहें कि इसको सर्किट के साथ लगा लेते हैं, ये इसकी बजाय दो सिंपल वायर्स आ जाते हैं। अब क्या करते हैं कि इधर से एक फोटोन ऑफ लाइट इस पे फॉल करवाया जाता है। ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। अच्छा, अब ज़रा गौर करना है आपने कि ये अगर नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये मेटल जो सरफेस पड़ी हुई है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा ना, यानी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे ना। यस सर। अब क्या होता है बेटे कि ये जो फोटोन ऑफ लाइट आता है इसकी एच न्यू एनर्जी होती है। ठीक है, ये हमें पता है। वो क्या करता है, फोटोन ऑफ लाइट क्या करता है, इधर आके कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ और उसको नॉकआउट करता है। अब नॉकआउट के साथ साथ जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से यहाँ निकलेगा तो इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई एक प्लेट पड़ी हुई है। ठीक है, और ये क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को जो कि नेगेटिव चार्ज कैरिड है इसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और यूं क्या होगा कि मैक्सिमम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सारे इस एक ट्रैक पे बहना शुरू कर देंगे, और यूं आपके पास एक कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा या फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा, सिंपल। इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? हम्म। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं बेटे? क्योंकि ये फोटॉन्स या लाइट की फॉल ऑन करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, ये पहले जनरेट नहीं हो रहे थे। फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो लाइट की फॉल होने की वजह से, फोटॉन की फॉल होने की वजह से जनरेट हुए हैं बनते फ्रॉम द हैं। मेटल सरफेस, तो उनको फोटो हम्म। इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक अब इस सेकंड चीज़ को ज़रा आप सर। थोड़ा सा देखें कि सर, आपके पास एक सेकंड सर। तो क्वेश्चन है जी कि नॉट ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पोजेस द मैक्सिमम। अच्छा, एक चीज़ और अभी मैंने आपको बतानी है, उसके बाद फिर हम इस पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना, राइट, ये जो इलेक्ट्रॉन हम्म। सरफेस से इनकी बेटे निकलने के लिए एक पावर होती है बेसिकली। अगर मैं इसको अगर आसान अल्फाज में पुट करूँ ना, तो मेटल के एक एटम को मैं अगर डिस्कस कर लूँ, ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ये उसका पहला शेल होगा। ठीक है, और ये हम्म। उसका दूसरा शेल। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर पड़े हुए हैं ना। अब यस मैं सर। एक जस्ट फॉर योर नॉलेज में जो है ना इसकी इमेजिनरी एक डिजाइनेशन में, यानी कि इसकी जो कलर फॉर्मेशन है डिज़ाइन के अंदर हम चेंज लेते हैं। सपोज कि ये आपका फोटोन ऑफ लाइट आया, इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ा। ठीक है, हम्म। अब इस इलेक्ट्रॉन से पढ़ने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को वो नॉकआउट करके यहाँ लेके, अब मुझे हम्म। बताएं कि न्यूक्लियस भी तो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ना। यस सर। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव पुल जो है उस पे जब ओवरकम किया जाएगा तो तब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर हेलो, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव पुल, हेलो बच्चे मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर, आवाज आ रही। हाँ, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव पुल पे जब ओवरकम होगा तो तभी आपके पास जो है ना मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा और फिर वो जाके मूव ऑन करेगा और वो दूसरे टर्मिनल की तरफ जो है वो चल पड़ेगा। ठीक है, हम्म। अच्छा दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने लगा बेटे, अब इसकी मिनिमम एक फोर्स होगी जो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। सपोज मैं कह देता हूँ कि वो 10 वाट, कोई 10 10 उसकी वैल्यू है किसी पावर की, जो कि न्यूक्लियस जिस फोर्स के साथ, न्यूटन की फोर्स है जिससे अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर आपके हम्म। पास सपोज फोटॉन है जिसकी पावर है गलबन 12 न्यूटन,
तो 10 न्यूटन तो उसके सर्फ हो जाएंगे न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव पुल से दूर करने के लिए, ठीक है। जो हम्म। ऊपर की 2 न्यूटन की होगी फोर्स, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। ये बात ठीक है। यानी उसकी बिल्कुल सही है। वो उतनी एक्स्ट्रा स्पीड से दौड़ेगा। एक तो उसका सारे का सारा एनर्जी यूटिलाइज हो गई फॉर, यानी कि ब्रेकिंग फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्टिव पुल जो कि न्यूक्लियस की होती है इलेक्ट्रॉन्स तक, ठीक है। और फिर उसके बाद वहाँ से वो जब रन आउट करेगा तो वो रनिंग की एनर्जी जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जो फिर एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ फोटोन थी वो इधर हो जाएगी। सिर्फ तो हर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के अकॉर्डिंग उसके पास फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, मतलब बनेगी उसकी, क्योंकि वो अगर करीब होगा तो फिर उसकी नहीं नहीं, क्या काइनेटिक कह रही हैं, कह रहे एनर्जी। सर हर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की सर ये अजान हाँ हो अलग जाएगा। एनर्जी होगी, ठीक कह रही हैं आप, कि अगर वो पहले शेल से निकलेगा तो और एनर्जी होगी, ठीक है। अगर दूसरे से निकलेगा पहले तो शेल से वो बहुत मुश्किल से हाँ निकलेगा, हाँ कम उसके बिल्कुल, जो पास आउटर मोस्ट से निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी। सही बात है। हाँ, तो ये आउटर मोस्ट से आसानी से निकल जाएगा तो क्योंकि न्यूक्लियस जी से जी, अट्रैक्शन कम होगी। और फिर हो एग्जैक्टली सकता है इसके पास 6 एनर्जी बच जाए और अंदर वाले के पास काइनेटिक एनर्जी 2 हो। अच्छा मैं इसके बड़ी आसान से पुट कर देता हूँ। सपोज के 12 न्यूटन का एक फोटॉन आया, फोर्स जिसकी है। सर ये अजान हो जाए तो फिर हम कर लें। हाँ ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जब फोटॉन्स ऑफ लाइट की वजह से आ रही होती हैं तो उस इफेक्ट को कहते हैं। और जब हम फोटोन ऑफ लाइट एक स्पेसिफिक मेटालिक मटेरियल पे गिराते हैं तो वो क्या करता है, उसके इनर और आउटर शेल से इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा, और उस निकालने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एक सर्किट में। और इस तरह जो सीक्वेंस होगा आपका, उसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है। अब ये क्वेश्चन वाला सिंपल ये पूछ रहा है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल के, तो अगली बात क्या है कि वाई डू ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पोजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो सारों की मैक्सिमम या एक पीक लेवल पे एनर्जी क्यों नहीं होती? तो रीज़न क्या है, बड़ी सिंपल है भाई। जैसे अभी आपने ये डायग्राम जो देखी, इसी को ही आप एनालाइज करें। आपने कहा ना सर कि इनर वालों पे फोर्स ज़्यादा लगेगी, है ना इसी बात, और आउटर वालों हम्म। पे लाइटर फोर्स लगेगी। तो बिल्कुल, अब हम बिल्कुल। जब लाइट या फोटॉन थ्रो करते हैं तो हम अख्तियारी तौर पर उसके इनर और आउटर शेल पे नहीं डाल रहे होते, हम तो एक रैंडम बर्स्ट ऑफ लाइट डालते हैं, ठीक है। फिर अब क्या हम्म। होता है कि वो कहीं से अगर आउटर से आके यहाँ से निकालना चाहे इलेक्ट्रॉन, तो वो थोड़ी सी एनर्जी इधर से यूज़ हो जाएगी, बाकी एक्स्ट्रा वाली जो एनर्जी उसके पास बच जाएगी वो सारी की सारी उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा, और इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब अगर एक और सेम एनर्जी को फोटॉन इधर अंदर पे टकराया है, तो वो उसने जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो बाकी थोड़ी सी एनर्जी उस बेचारे के पास बची जो उसने इलेक्ट्रॉन की को दी, तो वो उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड अब कम होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वन दैट हैज़ बीन लीविंग द शेल फ्रॉम द आउटर मोस्ट प्लेस, ठीक है। तो हम्म। इस तरह आपके पास जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कदरे ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज उस पर लेस एफर्ट पुट होगी, और इस तरह ये वेरी कर रहा होता है। तो अब इसके अलावा एक और जो फैक्टर आ सकता है, अब यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो डू यू थिंक कि वहाँ ये सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और एटम्स भी तो पड़े होंगे ना, और इधर चार्ज पार्टिकल्स भी तो उस मटेरियल के एग्जिस्ट करे होंगे, तो उनके एटमों के साथ भी तो टकरा सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे भी उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो सकती है ना, है ना। हम्म। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि निकला और निकलते साथ 10 एटमों से टकराया है, उसकी एनर्जी तो अच्छी खासी फॉल ऑन हो जाएगी। वाइल ऑन दी अदर हैंड एक इलेक्ट्रॉन निकला और बड़े स्मूथ वे से जा रहे हैं, उसकी कोलिजन इतनी नहीं हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके अंदर ये जो कोलिजन का फैक्टर है वो कम होगा, तो फिर वो एनर्जी लूज भी कम होगा, ठीक है। अजान हो जाए यार अब इधर भी। ओके सर। बच्चे इसमें लिखा हुआ है कि नॉट ऑल द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट possess the same kinetic energy because of variation in their starting condition. Electrons located deeper inside material require additional energy to escape. वही बात, हम्म। only the electrons near the material surface will absorb the photon efficiently। एक तो यह है कि उसकी रेशो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पहले उनसे टकराएंगे, एंड कैन escape with minimal energy loss। जब एनर्जी लॉस कम हुआ तो पोटेंशियली अचीविंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वही बात हो जाएगी, हम्म। ठीक है। इसके बाद एज द इलेक्ट्रॉन्स मेक देयर वे टूवर्ड द मटेरियल सरफेस दे मे कोलाइड विद। अब ये अब जो एस्केप हो चुके हैं उसके बाद की बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स, अंदर है हाँ, डीपर नहीं 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 नहीं, एम्बेडेड। जो निकल चुके हैं, अब जो सरफेस से लीव कर चुके हैं,
वो आगे क्या होगा उनके साथ, तो वो कह रहे दे में कोलाइड विद द अदर पार्टिकल्स और एटम्स। ठीक है, अब हम्म उसकी वजह से उसकी द कोलिजन रिड्यूसेस द एनर्जी एंड रिजल्टिंग द काइनेटिक एनर्जी लोअर देन द मैक्सिमम। अब वो कह रहा था ना, क्वेश्चन ये था कि उनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सबकी क्यों नहीं होती है। तो रीज़न ये थी, एक तो कि सरफेस वाले आसानी से निकल जाते हैं दैन द डीपर वन से। दूसरी बात क्या है कि जो निकल भी जाते हैं तो वो एटम्स के साथ भी कोलाइड करते हैं, तो इसलिए भी वेरी करती है। कोई 10 से कोलाइड करेगा, कोई 5 से कोलाइड करेगा, तो वेरी तो करेगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम्म किसी की ज़्यादा लूज हो जाएगी एनर्जी और किसी की कम। फिर उसके बाद क्या, फर्दर कोलिजन्स की वजह से भी लोअर हाँ एनर्जी हाँ, तो यही रिजल्ट कह रहा हूँ होगा। कि दूसरी बात इस पे वेरी हो सकता है, कोलिजन हो जाए उसकी। इलेक्ट्रॉन्स दैट एब्जॉर्ब लोअर फोटोन विल, लोअर एनर्जी का जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, विल नेचुरली हैव लेस काइनेटिक। तीसरा किसी हो सकता है कि एक ऐसा फोटोन किसी एटम से टकरा गया जिसकी एनर्जी भी लो थी, ठीक है, तो हम्म उसकी तो बस निकलेगा और फौरन ही थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा वो। हम्म यानी उसकी तो नेचुरली तौर पर उसकी बाय डिफ़ॉल्ट ही एनर्जी कम थी, तो उसने क्या आगे यानी कि वो क्योंकि उस कर। पे एग्जीक्यूट ही कम एनर्जी हुई हाँ है। हाँ, तो ये अब थोड़ा सा ना वेरी करते हुए दो तीन कंडीशनें यहाँ पे है। बाकी बेसिक जो मेन पर्पस था वो उसका सेम ही था, जो आपने बिल्कुल एक्सप्लेन किया वो सही था। कि मतलब उसकी हम्म, शेल्स हाँ में जो पोजीशन है उसकी उसकी वजह से वजह से उसकी बिल्कुल एक तो वेरी करती वेरी है, हाँ करेगी हाँ एनर्जी। हाँ। एक ये कि वो आगे भी फर्दर भी कोलिजन्स कर कोलेशंस सकता करेगा, है एटम्स एग्जैक्टली, वगैरह से। और एक ये कि अगर कोई फोटॉन लोअर एनर्जी वाला हाँ स्ट्राइक करेगा उससे तो वो तो हाँ मतलब ऑटोमेटिकली उसकी फिर एनर्जी लेस उसके अंदर एग्जीक्यूट हाँ, होगी, जिसकी वजह से एग्जैक्टली, उसकी लोअर काइनेटिक एनर्जी रिजल्ट करेगी। हाँ तो और ये आई गेस सिर्फ कोई चौथा पॉइंट भी लिखा हुआ है, सम चौथे में ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट द सरफेस माइट अचीव द मैक्सिमम। वो कह रहे हैं कि फिर जो चांस है ना मैक्सिमम अचीव करने के वो सरफेस के हैं, क्योंकि डीपर वालों के तो इतने हाँ, जो चांस। आउटर हाँ, साइड तो पे मोस्ट हैं। वो इसलिए कि वो इंटरेक्शन से भी कम इफेक्ट होते हैं और वो बार बार से निकल जाते हैं, दैट्स ऑल। ये वैसे एक्स्ट्रा एक बात बता दी, मतलब हाँ इन अ बेसिक उसको निकाल नटशेल देते हैं। करके कि वैसे सबसे ज्यादा किनकी होगी। हम्म, डीपर एम्बेडेड वालों की तो होनी नहीं है। ठीक है, सही हो गया सर ये। समझ आ रही, यस सर समझ अच्छा, आ रही। अगला वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो है थोड़ा मैथमेटिकल, वो सिर्फ एक इक्वेशन को समझना है, बाकी सिंपल है, ठीक है। हम्म अंडर व्हाट कंडीशन द क्वांटम शिफ्ट इन वेवलेंथ, क्या है, वेवलेंथ इज मैक्सिमम। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कॉम्पटन शिफ्ट जो है वेवलेंथ के अंदर मैक्सिमम होता है। सबसे पहले तो कॉम्पटन शिफ्ट क्या चीज़ है। कॉम्पटन शिफ्ट बेटा सिंपल ये है कि मैं कहूँ कि ये एक छोटा सा एक पीस ऑफ मेटल है सपोज, ठीक है, इस पे एक मैं लाइट फॉल करवाता हूँ। अब इस लाइट को आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ईएमआर की एक लैम्डा की वैल्यू होगी, ठीक है। हम्म और ये इंसिडेंट है तो इसको मैं लिखता हूँ लैम्डा इंसिडेंट, आपके समझाने के लिए। और यहाँ से ये टकरा के वापस चली जाए इधर, तो एक होगा लैम्डा रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अब एक रिफ्लेक्ट हुआ है लैम्डा और एक इंसिडेंट हुआ है फोटोन। तो अगर हम्म ऐसा हो कि इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड है इनकी लैम्डा जो है वो डिफ़र करे, नॉट इक्वल टू लैम्डा, इसको मैं इंसिडेंट कहता हूँ और इसको आर कहता हूँ रिफ्लेक्टेड, ये आपस में इक्वल ना हो, ठीक है। और ये आम तौर पे होते भी नहीं है। और इनका एक केस और भी है, जो हमेशा रिफ्लेक्टेड वाला होगा ना, उसका लैम्डा या वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर हो जाएगी, यानी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी दूसरे लफ्ज़ों में इंसिडेंट से, ठीक है। और यस सर। ये जो जितना कम से ज़्यादा लैम्डा की तरफ शिफ्ट हुआ इसको कहते हैं लैम्डा शिफ्ट, ठीक है, या वेवलेंथ शिफ्ट भी कहते हैं, और या कॉम्पटन शिफ्ट भी इसको बोलते हैं। अब इसके लिए एक इक्वेशन थी, देखो ना, एक सिंपल सी बात है बेटे कि जिसका ये हमें पता है E इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। इसका मतलब जिसका लैम्डा छोटा होगा उसकी एनर्जी जो है वो ग्रेटर होगी, यस इनवर्स रिलेशन है। और जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसकी एनर्जी स्मॉलर हो जाएगी। यस अच्छा, यहाँ पे एक इंसिडेंट फोटॉन है, स्मॉल वेवलेंथ थी तो एनर्जी ज़्यादा थी, टकराया, कुछ एनर्जी इसने मटेरियल को ट्रांसफ़र की और फिर उसके बाद ये फोटॉन वापस चला गया विद लार्जर वेवलेंथ, तो एनर्जी कुछ लूज़ की ना। हम्म तो अब इसका जो लैम्डा शिफ्ट हुआ स्मॉलर वेवलेंथ से लार्जर वेवलेंथ की तरफ, तो इसका मतलब इसने अपना लैम्डा शिफ्ट किया। अब जो पहले वाला लैम्डा था माइनस नया वाला लैम्डा करेंगे तो उसका वो जो चेंज इन लैम्डा आया वो आ जाएगा ना। जैसे मैं कहूँ कि पहले इसका था 15 नैनोमीटर, ठीक है, अब हम्म लैम्डा बड़ा हो गया 20 नैनोमीटर हो गया, तो अब 5 का चेंज आ गया ना इसके अंदर।
इसको कहते हैं यस कॉम्पटन शिफ्ट। अब ज़रा गौर से पढ़ो कि कॉम्पटन शिफ्ट इन द वेवलेंथ इज़ द मैक्सिमम। अब वो कहते हैं कि ये मैक्सिमम ये मिनिमम कब होगी, उसका एक फार्मूला पहले तो आप ये देखिए, ये चेंज इन जो लैम्डा है, ठीक है, ये पहले लिख लो, हम्म दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल। ठीक हो हम्म गया। अब उसका जो इक्विवेलेंस है वो है एच ओवर एम सी, एम ई लिखा हुआ है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सी यस सर, मैंने फॉर्मूला ये है। उस पुरानी वाली इक्वेशन में भी एम हाँ ई लिखा है। हाँ, और ये वन इंटू कॉज ऑफ थीटा आ गया यहाँ पे, ये एक फार्मूला बना हुआ था बस। फिलहाल आप इसको ऐसे ही समझ लो, अदरवाइज ये बाकायदा एक वेक्टर डायग्राम से डिराइव होता है, क्योंकि ये तो उसमें ये डायरेक्ट। सारा रटा मारना, ये हाँ एच सिंपल, ओवर एच एल ओवर एम सी। सी है ना, इंटू वन माइनस कॉस थीटा, बस दैट्स इट, ये वाला। ओके और ये जो लैम्डा ठीक है। डेल्टा लिखा हुआ है तो लाजमी सी बात है, डेल्टा ई भी लिखा हो तो हम उसको क्या करते हैं, टू माइनस ई वन करते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल लैम्डा है, बस ये तो ठीक है, यस सर। इधर वाला। अच्छा अब अगली बात क्या है, अब मुझे बताओ वन माइनस कॉस को क्या रखें कि इधर जो है वो चीज़ जो है वो, देखो कॉस ज़ीरो क्या होता है, प्लस का वन होता है, ठीक है, अच्छा, कॉस ज़ीरो क्या होता है, प्लस का वन। ये आप कैलकुलेटर से निकाल लो, बेशक अभी पढ़ा है कैलकुलेटर पास, यस सर, ये तो वैसे मुझे पता है। पता भी है, ओके। तो मतलब कॉस वो ज़ीरो कुछ वन है होते ना, हैं ना वो कॉज, हाँ, पता नहीं कौन सा, तो पता नहीं क्या वो कॉस लास्ट ज़ीरो ईयर में वन हमने है, पढ़े कॉस थे 90 मुझे। क्या होता है पता है, ज़ीरो क्या होता हुआ? है, कॉस 90 ज़ीरो है। हाँ, कॉस 90 जीरो। और कॉस ये 180 कितना सारा होता है, क्या हुआ? कॉस 180 कितना होता है, सर वो भी जीरो ही होता होगा शायद। शाबाश, कॉस 180 इज माइनस वन, कॉस नाइन कॉस ओ कॉस ज़ीरो जो है वो, सर, वैसे ये हाँ मैंने याद नहीं किए थे, ये चलो मैं बता रहा हूँ ना अभी। कैलकुलेटर से भी आ जाते हैं ना। तो कॉस ज़ीरो जब माइनस वन होगा तो कॉस थीटे की जगह जब 180 अगर लिखा हो तो कॉस 180 विल बी माइनस वन, माइनस और इंटू माइनस प्लस वन हो जाएगा, यस सर। ये वाला फैक्टर, ये वाला सिर्फ इस वन, हम्म। ये क्या पड़ा हुआ है, वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, वन माइनस के अलावा जो कॉस ऑफ थीटा अगर वो सर भी ये भी माइनस है। निकालना है, वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। हाँ बेशक निकालें, आप कॉस ऑफ कॉस 180 का निकालें ना, वैल्यू निकालो जरा। सर ये मैं अपने वो फोन वाले कैलकुलेटर से कर रही हूँ, उसमें हाँ साइंटिफिक है ना। कॉस 180 निकालो ना, जो भी आता है बताओ मुझे। कॉस 180 माइनस 0.59 है। हैं गलत किए, फिर कॉस से निकाल। 180, कॉस 180। माइनस वन तो आएगा, यही है, नहीं माइनस यार जीरो माइनस वन पॉइंट है, फाइव ठहर जो ठहर जो ठहर जो, एक मिनट ठहर जो। सर इंटरनेट से निकाल लेते हैं ना, या वो दूसरे मेरे मैंने सर रिहाब को दे दिए ना उसका कैलकुलेटर, मेरे वाले में आई गेस वो मोड कोई शिफ्ट चेंज हाँ हुआ हुआ है। हाँ हाँ, वो अब आप मुझे बाद में बता दीजिएगा, मैं फिक्स कर लूंगी। मैं वही देख रहा हूँ कॉस सही है, इधर इंटर गूगल से भी निकल आता है 180। यार, मैं यहाँ से देख रहा था फिर इधर से। सर ये भी यही दे रहा है, 0.5984 600 एंड देन ठहरो यार, 6905, आई मीन 05। वाह, ये क्या है? ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ गई गूगल पे, एनिमेटेड ट्यूटोरियल। -1। माइनस वन है ना। सर नहीं नहीं, ये नीचे वाली जौन सी वो नहीं होती वेबसाइट्स, हम्म, -1 -1, बाकी सारे -1 दे रहे हैं, एक मेरा कैलकुलेटर और एक गूगल वाला यार जो ये देखो ना, कैलकुलेटर है ना। कॉस 180 तो ये लिखा है, राउंड अप हो जाता होगा ना, कॉस राउंड अप 180, होके वही फिर। सबर करो, मैं इधर इसको लगाऊँ ना ज़रा, इसको मैं ख़त्म करता हूँ ना। सिर्फ नहीं, ये तो मुझे मतलब यकीनी बात है ना, इस पे कोई शक थोड़ी ना है। अच्छा हम बस आगे ठीक है, चलते हम हैं आगे सर। चलते हैं, ओके। अच्छा सुनो ज़रा, मेरा कहने का मकसद क्या है बेटा, अब 180 कॉस का कब आ सकता है, अब ये हमारे पास फोटान था, सपोज़ ये एक मेटल सरफेस है, फोटान आया, ये टकराया और दोबारा इसी डायरेक्शन में चला जाए, तो मुझे बताएं इसके इंसिडेंट का ये था, वापसी का ये है, एंगल शुड बी 180 डिग्री, यानी 180 तब हो सकता है कि लाइट सीधी टकराए, टकराने के बाद सीधा वापस चल पड़े, तो उल्टे रुख पे चली जाएगी ना वापस, यस सर। तो ये 180 डिग्री हो जाएगा ना। यस सर। तो अभी इस पे क्या हालत है, वो कहता है द कॉम्पटन शिफ्ट लैम्डा इज मैक्सिमम व्हेन द स्कैटरिंग एंगल, जो स्कैटर होती है लाइट, ये टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, ऑफ द फोटोन आफ्टर द इंटरेक्शन शुड बी 180 डिग्री और पाई रेडियंस।
दिस मीन्स दैट द फोटोन इज स्कैटरिंग डायरेक्टली बैकवर्ड आफ्टर द कोलिजन। ठीक हो गया पहली बात। अब उसने क्या किया है इस बात पे, उसने सिंपल एक इक्वेशन पुट किया, फिर इसमें चीज़ें बताई हैं कि उसमें क्या है। ये आप बेशक चीज़ें ना भी बताओ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको जस्ट लर्निंग के लिए ये मैं लिख के बैठा हुआ हूँ। अच्छा हम आ हाँ जाते नहीं हैं। सर, हाँ मैं भी ये लिख लेती हूँ कभी कभार, हाँ ठीक याद है, ये आपको रखना। याद खुद को रह जाएगा। अब ये देखो टर्म क्या है, 1 - cos थीटा, डिटरमिन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट, द वैल्यू ऑफ cos थीटा वेरी फ्रॉम +1 फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और -1 फॉर थीटा इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 180 हो जाएगी किसके लिए, यानी जब 180 डिग्री जो है जब थीटा होगा तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, -1 के। मेरी आवाज़ आ रही है सर वैसे मुझे समझ नहीं आई। बेटा, मैं ये कह रहा हूँ देखो ना, आपके पास मैं चलो आसानी कर देता हूँ, इस पे ही कर देता हूँ। सर नहीं, वैसे फॉर्मूला तक तो समझ आ गई है, अब फिर इसमें देखो आगे ना, क्या अब करना है। अगले फार्मूले के अंदर आप H/m/e/c की वैल्यू लगाएंगे इनटू 1 और फिर माइनस क्या करेंगे, cos ऑफ 180 पुट करेंगे ना आप। अच्छा सर ये देखें, अपना थीटा चले 180 हमें पता चल हाँ। गया कि है, हम्म। और एच की वैल्यू तो हमें पता है, एम ई की वैल्यू भी पता है, हम्म। सी की क्या वैल्यू होगी? सी स्पीड ऑफ लाइट है ना यार, 3.3 एक्सपोनेंशियल 8। इसका भी शायद कैलकुलेटर के पीछे हाँ दिया हो, तो लिखा सर होगा। बस ये वैल्यूज पुट इन करनी है और हाँ आंसर आ जाएगा। आंसर क्या लेकिन आएगा? अभी सुनो ना, इधर तो जो भी आ जाए इसके साथ हमारा लिंक नहीं है, अभी रुको। ठीक है, क्योंकि ये तो सारे कांस्टेंट पड़े हैं ना, कांस्टेंट की एक रिजल्ट आएगा कांस्टेंट ही आएगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा। हमारा हम्म। जो रिजल्ट वेरी होगा वो 1 उसी तरह रहेगा, माइनस और इसकी वैल्यू पे डिपेंड करते हैं कि cos 180 है तो इंटू -1 हो जाएगा मजीद, यस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यस। तो H/m/e/c इंटू 1 ये वाला, ये लिखा, और ये माइनस माइनस +1। तो 2। हाँ 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम रिजल्ट आ गया ना, ये वाला। अच्छा एक इसका अल्टरनेट करते हैं, अगर cos 0 हो वहाँ पे, H/m/e, एक मिनट मैं इसको उससे कर देता हूँ। सर तो इसमें हमने बताना क्या है, ये हम बातें क्यों कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि कि उसने कहा है कि मतलब। किस पे उसका कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम होगा। अच्छा हमने वो एंगल बताना है जिस पे हाँ उसका हाँ, तो कॉम्पटेंस उसकी है। रीज़न भी देंगे ना। तो अगर हम तो मैं सर हम अगर सिंपली पुट ये लिख दें कि 180 पे उसका मतलब बात तो ठीक है, लेकिन वो हमें एंगल। प्रूव करना है ना, कैलकुलेट करना है कि किस पे मैक्सिमम होगा, कैलकुलेट करें। सर तो वो हम बता देंगे ना कि 180 पे एट एंगल 180 इट विल हैव द हाँ मैक्सिमम हाईएस्ट लैम्डा शिफ्ट। कॉम्पटेंट मैक्सिमम कॉम्पटेंट शिफ्ट। फिर हम्म, उसको सॉल्व करके दे देंगे तो आंसर आ गया। तो यही तो मैं कर रहा हूँ। अब इसको देखो ना, तो इसमें ये वाला फैक्टर पड़ा हुआ है। सर मैंने दूसरे वाले में नहीं करना, मैंने नहीं यार जीरो में देखो जाना, ना मुझे ये, पता चल गया सुनो है ना, कि 180 पे मैक्सिमम होता है। बच्चा सुन लें ज़रा, 1 - cos अच्छा ऑफ सर। थीटा लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि ये डिटरमिन करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट को। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो कहता है कि cos बिल्कुल। थीटा अगर वेरी करता है फ्रॉम +1 से -1, +1 कब होगा, जब थीटा 0 होगा आपके पास, और -1 कब होगा, जब थीटा 180 होगा। ज़रा एक मिनट उसको, इस लाइन को भी छोड़ देना आप, यहाँ से यहाँ तक थोड़ी देर छोड़ दें। अब इसको देखें, 1 - cos 180 है, यस सर। तो 180 को -1 लिख सकते हैं, ये भी हम्म। फार्मूले का, ये भी फार्मूले का, और ये cos 180 का -1 लिखा हुआ है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 = 2 आ जाएगा। यस सर। तो आपके पास जो H/m/e/c था उसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर लोगे ना एक्स्ट्रा, बिल्कुल। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो यार ये आपका मैक्सिमम है। अब दूसरा केस क्या है, अगर बेटे मैं cos को यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, cos 0, तभी मैक्सिमम होगा। ना 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 ना, फिर प्लस का 1 आएगा, माइनस का 1 नहीं। तो ये ऑलरेडी इधर चेक करो, इधर 1 माइनस इंटू +1 अगर हो जाए तो 1 - 1 0 आएगा, ये तो सारा मल्टीप्लाई, यस ये तो सर। पूरा फैक्टर भी 0 हो जाएगा। फिर जीरो ही से मल्टीप्लाई होगा, फिर नल हो हाँ जाएगा, पर नल हो सर जाएगा फिर तो वो मिनिमम हो इसका तो। जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि हाँ जब पर 180 होगा तो फिर मैक्सिमम आएगा बस। यस बिल्कुल गॉट सही इट। है। यस सर। ये हमने प्रूव कर लिया, और फिर उसकी ये वैल्यू भी लिखी पड़ी, और वो एक्सरे के अंदर फोटोन होगा, बस दैट्स इट। सर वैसे इसकी वैल्यू पुट इन कर नहीं निकालनी ज़रूरत होगी। है, बस बेटा आपको उसने क्वेश्चन पे जाते हैं, मैं आपको जस्ट, वो तो एक एग्जांपल में था,
क्वेश्चन वाला ये कहते हैं अंडर व्हाट कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, जब फोटोन वापसी सीधा मुड़ जाएगा 180 पे, दैट इज द कंडीशन, दैट्स ऑल। तो सर हमने इस तरह करना होगा कि ये फॉर्मूला मेंशन करना हाँ, होगा, उसमें फिर हमें वैल्यू पुट बताना करनी होगा। होगी, रिजल्ट निकालना हाँ होगा कि ये मैक्सिमम आता है, ये 2 टाइम्स 2h ओवर एम ई सी तक, बस दैट्स ऑल। सर ये टू मतलब ये तो नहीं निकालना कि उसके कांस्टेंट्स तो नहीं पुट इन करने? नहीं 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 करने हमारा, वो तो अंडरस्टूड है, फार्मूले से सबको पता है कि जाएगा, यहाँ तक रहने दो बस। ठीक है। ओके, मतलब बस ये इसी तरह ही करना हाँ है। हाँ उसमें वो वैल्यूज वैल्यूज नहीं पुट इन हाँ करनी, बस हाँ। ये जिस तरह आपने इस पे किया हुआ -1 वगैरह, ये सर लिखा रहे माइनस शाइनस एक वाला मिनट जो एक किया है ना आपने सोल्यूशन। मिनट, सोल्यूशन लिखा रहे। अच्छा ठीक हाँ है। सोल्यूशन लिखा रहे, ये मैं इसी की बेसिस पे करूंगी। अच्छा ठीक है, अब इसका तो पता लग ही जाएगा ना आपको, है ना। हाँ ये लिखा है, कोई ठीक है मसला नहीं है, मैं ठीक एक है, बार हम देख आगे आ लूंगी। जाते हैं, ये आगे भी हुआ पड़ा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ द ऑरेंज लाइट एंड अ बीम ऑफ ग्रीन लाइट हैव द सेम एनर्जीज। दो डिफरेंट लाइट्स हैं, ठीक है। एक ऑरेंज लाइट है, ठीक है, और एक क्या है आपके पास, ग्रीन लाइट है। ग्रीन लाइट। हाँ जी। अब ग्रीन लाइट जो है और जो ऑरेंज लाइट है, ये दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। हम्म। अब वो कहते हैं कि किस में नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा हैं, बात समझ आई। अब मैं थोड़ा, यस ये सर। ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान अल्फाज में इसको समझाता हूँ। सर ऑरेंज लाइट की 600 है और उसकी 520 है। क्या एनर्जी, वेवलेंथ। सर उसमें फोटॉन्स। हाँ, वो तो अलग चीज़ है ना। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर 1 kg आपके पास शुगर हो और 1 kg आपके पास सॉल्ट हो, शुगर के ग्रेन्स ज़रा मोटे होते हैं, सॉल्ट बड़ा सर बारीक होता है। ऑरेंज वाली लाइट के ज्यादा फोटॉन्स हैं। ये कैसे फाइंड आउट कर लिया आपने। सर ए आई। नीचे आपने लिखा हुआ था कि इसके 520 है 600 है, मैंने वहां से देखे। हाँ चलो वो तो ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, ये जो फार्मूला है ना, इसका मतलब हम पहले इसको, सर वही फॉर्मूला है, नेसेसरी नहीं है, अच्छा फार्मूला ये अच्छा। है कि E इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ठीक है। अब जो एक है ग्रीन लाइट और एक कौन सी है दूसरी, ऑरेंज। ऑरेंज, इन दोनों का लैम्डा हम देखते हैं, ठीक है। जब अच्छा लैम्डा, हाँ वेवलेंथ। वेवलेंथ देखते हैं, तो वेवलेंथ जब हम देखते हैं इन दोनों की, तो एक की है, ऑरेंज की है 600 वेवलेंथ नैनोमीटर, ठीक है, हम्म। और ग्रीन की कितनी है, 520। 520, इसकी ग्रीन की है 520 और ऑरेंज की है 600। अब मुझे बताएं लैम्डा जिसका बड़ा होगा नीचे वाला, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी कम होगी। कम होगी, इसका मतलब ऑरेंज की एनर्जी कम होनी चाहिए, जो इस हवाले से है, ठीक है। ओ हाँ और यस। ग्रीन की एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि उसका लैम्डा कम है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। सर इसको वैसे इस तरह भी कह सकते सुनो, हैं ना कि लेमडा और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन है, जी। और ग्रीन की क्योंकि ग्रीन का लेमडा कम है हम्म। तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, नहीं नहीं और नहीं 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 ऑरेंज नहीं का नहीं, सुनो, लेमडा नोट नोट ज्यादा नोट, है। छोटा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, समझें प्लीज़ इसको, बेटा अब इसको थोड़ा ओके। सा आप डीपली समझें ना। अब ये जो हम एनर्जी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हम जस्ट सिंगल फोटॉन की बात कर रहे हैं, कि हम्म। सिंगल फोटॉन ऑफ लाइट ऑफ ऑरेंज होगा तो उसकी एनर्जी डाउन होगी, एक फोटॉन ऑफ लाइट ऑफ ग्रीन होगा तो उसकी एनर्जी हाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएं, गौर करें थोड़ा सा क्वेश्चन पे, तो वो कहता है बीम ऑफ ऑरेंज लाइट एंड ग्रीन लाइट, बीम है नॉट ऑफ द सिंगल फोटॉन, बहुत सारे फोटॉन हैं उसमें, ठीक है। अब अगली बात क्या है, वो कह रहे हैं कि उनकी एनर्जी सेम है, एक फोटॉन की एनर्जी तो लाजमी डिफरेंट है, होनी भी चाहिए, जैसे ग्रीन और ऑरेंज कभी एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। हम्म। तो इसलिए जब बहुत सारे 10 फोटॉन ग्रीन के आ जाएं, अच्छा मैं इसकी एक आसान एग्जांपल भी देता हूँ, एक हेल्दी सा पर्सन है अगर कोई, तो एक हेल्दी पर्सन अगर शीशा की एक साइड पे बैठता है और दूसरी साइड पे दो स्मार्ट पर्सन बैठते हैं, तो कहीं ऑलमोस्ट उनका वजन तब बराबर हो सकता है ना, ऐसी बात। तो इसका बिल्कुल। मतलब नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, अगर आपको एनर्जी सेम रखनी है तो, या बैलेंस सेम रखना है ना। अगर, नंबर ऑफ। अच्छा। हाँ जिस तरह शीशा के अंदर नंबर ऑफ पर्सन चेंज हो गया ना दोनों साइड पे, तो तभी हम्म। बैलेंस हुआ, बिल्कुल इसी तरह
अब एनर्जी जब बैलेंस हो गई तो इसका मतलब एक में जिसके फोटोन की एक फोटोन की एनर्जी कम है, वो उसमें ज़्यादा फोटॉन्स होंगे तो तब वो मिलके उसके बराबर एनर्जी बनाएंगे ना। यस सर। अब इसको अ सिंपल वर्ड में अगर मैं पुट करूं बेटा, तो मुझे बताएं कि ऑरेंज जो है ये ज़्यादा वेवलेंथ है इसकी, तो इसकी एनर्जी डाउन है ना ऑरेंज वाले की। हम्म। तो इसका मतलब ऑरेंज वाले अगर फोटॉन्स की तादाद नंबर इनका ज़्यादा हो जाए अगर ऑरेंज वाले फोटॉन्स का, ओके। तो ग्रीन वाले थोड़े बहुत फोटॉनों से भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा है, उनका वेवलेंथ कम है। इसको ज़रा हम एक प्रॉपर वे में देखते हैं। यहाँ देखो ज़रा, पर सर ये तीन ग्रीन स्टेप्स हैं, वाले, अच्छा ये तीन यस स्टेप्स में इसको एनर्जी तो। आंसर किया हुआ है मैंने, आसान वे में समझाया है। पहला क्या है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन, हमें पता है कि एक फोटॉन की एनर्जी किसकी इक्वल होती है, इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा होती है। और इससे हमें क्या पता चला कि वेवलेंथ एंड एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो आप कह रहे हो, ठीक है। यस सर। और अगली बात इसी में लिखी हुई है कि शॉर्टर वेवलेंथ लाइट हैज़ हायर एनर्जी पर फोटॉन, एक फोटॉन की बात करें तो जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट है उसकी एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या है, कंपेयरिंग ऑरेंज एंड ग्रीन। ऑरेंज को आपने नैनोमीटर दे देने, ग्रीन के दे देने। यहाँ से हमें ये पता चला कि सिंस लाइट, ग्रीन लाइट हैज़ शॉर्टर लैम्डा या वेवलेंथ देन ऑरेंज लाइट, सो इट्स फोटॉन हैव मोर एनर्जी देन द पर फोटॉन ऑफ दूसरे वाले से। ये बात ठीक है। हम्म। और तीसरे में ये स्टेप है कि टोटल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो किसी भी लाइट की टोटल जो एनर्जी है उसके अंदर कितने फोटॉन हैं। देखो मैं इसको आसान समझाता हूँ। अगर एक पेंसिल है, वो है 5 रुपीज़ की, और कहीं पे 10 पेंसिल्स पड़ी हैं, तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 50, सॉरी 10, 5 × 10 करेंगे तो उसकी प्राइस 50 पेंसिल, 50 रुपीज़ जो है वो 10 पेंसिल्स की प्राइस आ जाएगी ना। हम्म। अब अगर एक पेंसिल है आपकी, ऑल्टरनेटिवली इधर मैं इसी ग्रीन के साथ कर लेता हूँ, एक पेंसिल है आपकी 10 रुपीज़ की, 10 पेंसिल्स होंगी तो 10 × 10 हो जाएगा और 100 आएगा। अब गौर करें ज़रा कि क्या वेरी बात है। पर पेंसिल प्राइस पहले 5 रुपये थी, अब 10 रुपये हो गई। बिल्कुल इसी पैटर्न पे पर फोटॉन एनर्जी या 5 थी या 10 हो सकती है। यस सर। तो अगर 10 फोटॉन्स हो जाएं तो 5 वाले की जिसकी एनर्जी लो है उसकी टोटल एनर्जी या टोटल आउटकम भी लो हो जाएगा, और जिसकी एनर्जी पर फोटॉन ज़्यादा है तो उसकी टोटल एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में ये कहता है कि दोनों की एनर्जी को हम अगर इक्वल कर लें, कोई ऐसा सिस्टम कर लें जिसमें पर फोटॉन आपकी ओवरऑल जो एनर्जी है ना वो दोनों की इक्वल हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको 5, ये जो जिसको 5 रुपीज़ का एक वाला सीन बनाया था, हम इसको किसी 10 की बजाय 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 100 की इक्वल आएगा। इसका मतलब इसमें ये नंबर बढ़ जाएगा। सर एनर्जी कम करनी होगी तो फिर एक किसी के जिसकी मतलब ज्यादा वाली, जिसके पास ज्यादा वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ कम करनी पड़ेगी। वेवलेंथ नहीं कम होती, उसके नंबर ऑफ फोटॉन कम होंगे। मैं एक यूँ समझाऊँ बेटा, एक बोरा है ये, हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम कम करने करने पड़ेंगे ताकि हाँ, एनर्जी सेम यस हो जाए। यस यस, सिंपल है। ये एक बोरा है, ये दूसरा है। अब दोनों का वेट इक्वल है भाई, जैसे एनर्जी का मतलब यही है ना कि उन दोनों का ओवरऑल सर काम ये इक्वल वाला है। मैकेनिज्म समझ आ गया। ओके, ठीक है। आगे बता दें। तो फिर इसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब जो टोटल एनर्जी है ना उसमें से उसको जब डिवाइड करेंगे एक फोटॉन की एनर्जी से, दोनों तो सेम है ना, अब ग्रीन की एनर्जी भी सेम है, ऑरेंज की भी सेम है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन जो पर फोटॉन एनर्जी है वो चेंज करती है। तो जब उनसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ जो है वो फोटॉन्स निकल आएंगे कि किसके ज़्यादा हैं। वो ये क्या कह रहा है देखो ज़रा, वो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द लाइट बीम कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन। तो आपके ये नंबर ऑफ फोटॉन कैसे निकलेंगे, वो जवाब, सर वैसे ऑब्वियस सा नहीं है कि मतलब ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स तो उसी के ही है ना, जिसकी मतलब एनर्जी कम ऑरेंज हो। लाइट के। हाँ, ऑरेंज जिसकी एनर्जी कम होगी। लेकिन आपने हाँ तो मैथमेटिकली प्रूव करना है ना बेटा, ये थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है। आप इसको इक्वेशन से पुट करके पहले तो ये बता दो कि इनवर्स टू द लैम्डा है, ये जहाँ से ये पता लग गया आपको।
फिर आपके उसके बाद ये वाली लाइन लिख दोगे, दैट्स ऑल। ठीक है। सर मुझे ये यहाँ तक सर मुझे जो समझ आ रही है आंसर वो ये है कि सर देखें उन्होंने पूछा क्या था, एक सेकंड। यार वो पूछ रहा है कि द बीम ऑफ ऑरेंज एंड बीम ऑफ ग्रीन लाइट हैव द have सेम same एनर्जी। energy which of these light beams contains greater number of photons। हाँ तो सर हमने बता देना है कि सर इसमें तो वो लेमडा शेमडा वाली भी चीज करने की जरूरत नहीं है। आई मीन जो अपना एनर्जी की बात की यार हुई है क्यों नहीं वो तो ज़रूरत है? मतलब अगर आप उसमें पर फोटॉन मेंशन। एनर्जी नहीं निकालते तो कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ फोटॉन किसके ग्रेटर हैं? सर पर वो तो हमने सॉल्व ही नहीं किया, हमने तो डायरेक्ट लिख दिया कि तो यार हम ऑरेंज इस के। इक्वेशन से इन्वर्स करवा रहे हैं ना बेटे। यही बात इस फिर इस इक्वेशन को बेस बनाते हुए हम इन दो लैम्डास की डिस्कशन करते हैं कि किसकी एनर्जी पर फोटॉन ज़्यादा है कम है। अगर आपके पास पर ये सर इक्वेशन ना हो, सपोज चलो एक मिनट के लिए आपकी बात मान लेते हैं, ये इक्वेशन को छोड़ देते हैं, ठीक है। हम्म तो मुझे ये बताएं बेटे कि अब इन दो का क्या, यानी कि आप कहें कि बेनिफिट रहा। पर सर ये इक्वेशन तो एनर्जी दे रही है ना, बेटा एनर्जी पर वेवलेंथ। फोटॉन दे रही है ना, लिखा हुआ है पहला स्टेप देखो जरा, एनर्जी ऑफ अ फोटॉन। बेटा देखो ना, एक 10 फोटॉन्स पड़े हैं, समझे? सर मुझे ना ये तीन डिफरेंट चीजें लग रही हैं, मैं मतलब समझाता इनका हूँ, कोई कनेक्शन ही नहीं नजर आ मैं रहा। समझाता हूँ, इसको देखो ज़रा। पहला वाला जो क्वेश्चन पड़ा हुआ है ना, कि पहले वाला स्टेप वन है, इसमें तो आपको यहाँ से एक जनरल ट्रेंड पता लग रहा है कि वेवलेंथ इनवर्स है एनर्जी की, लेकिन एक फोटॉन की एनर्जी की बात कर रहे हैं, ना कि टोटल बीम अच्छा। ऑफ एनर्जी। बीम की एनर्जी तो डिपेंड करती है जितने फोटॉन्स उसके अंदर होंगे, 10 हैं तो और एनर्जी होगी, 40 फोटॉन है तो लाइट तेज़ होगी और ब्राइट लाइट होगी और फिर वो एनर्जी बढ़ जाएगी। वो बीम की बात है। यहाँ पे ये इक्वेशन दे रही है पर फोटॉन एनर्जी। तो पर फोटॉन जो ग्रीन का लैम्डा है यहाँ से वो पुट करें और ऑरेंज का लैम्डा पुट करें, तो यहाँ से पता लगता है ग्रीन वाले की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसका लैम्डा छोटा है ग्रीन वाले फोटॉन की एनर्जी। यही लाइन उसने एंड पे लिखी हुई है, कंक्लूसिव लाइन, ये इस सेकंड स्टेप की देखें ज़रा कि द ऑरेंज लाइट, ये इसी के बाद सॉरी कहता है कि इट फोटॉन हैव द मोर एनर्जी पर फोटॉन। हम्म इंडिविजुअल फोटॉन की एनर्जी को कंपेयर करते हैं हम इस इक्वेशन से। तो ये एक बार मैं अपने AI से पूछ लूँ हाँ इसका हाँ आंसर। पूछ लो उसको। ओके, एक सेकंड। ये एक बी वाली बोरी है और ये एक ए बोरी है। आपके पास इसमें एक ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं जो कि 1 kg का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक यस ऑब्जेक्ट सर। है जो कि 2 kg का है, एक ऑब्जेक्ट 2 kg ईच, 1 kg ईच है यहाँ, ठीक है। अब मुझे बताओ 10 kg बनाने के लिए, दोनों इसको भी और इसको भी, इसमें आपको डालने पड़ेंगे 10 kg, 10 यानी कि इस तरह के स्मॉल पार्ट्स डालने पड़ेंगे। और इसमें 5 डालने पड़ेंगे। हाँ यही तो बात कर रहा हूँ, और इसमें डालने पड़ेंगे तो 5। एक सर एक मिनट ठहरो। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह है कि पर बॉडी या पर ऑब्जेक्ट इसका इसका वेट ज़्यादा है, ठीक है। और इधर पर ऑब्जेक्ट जो वेट है वो कम है, इधर 1 kg है पर ऑब्जेक्ट और इधर 2 kg का पर ऑब्जेक्ट है। ओवरऑल तो दोनों के दोनों 10 kg के हैं ना, दोनों की एनर्जी सेम है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर, इस बीम के अंदर अगर आपके पास 10 फोटॉन्स टोटल ओवरऑल, सॉरी 10 फोटॉन्स कह रहा हूँ, कि अगर इसकी 10 इंटेंसिटी की बीम है तो इसके पास हो सकता है 5 फोटॉन्स हों, लेकिन एक फोटॉन की एनर्जी ही ज़्यादा हो पर फोटॉन। और इसके अंदर जो है वो 10 फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे, लेकिन हर एक कम एनर्जी वाला होगा, तो 10 मिल के इसके बराबर जा पड़ेंगे। बात समझ आइए? कुछ क्लियर हुआ है? सर मतलब उसकी जितनी 5 kg लगेगा उसका हाँ, यहाँ पे 10 kg नहीं लगेगा। नहीं 5 kg नहीं, उसके 5 पार्टिकल्स लगेंगे, ईच हैविंग द 2 kg, तब 10 kg बनेगा। पर अब सर इधर क्या है, इस इसमें क्या हो रहा है? इसमें हर एक चीज़ 1 kg की है, तो 10 kg करने के लिए हमारे पास 10 10 पार्टिकल्स होने चाहिए।
सर केजी नहीं, अब ग्रीन और ब्लू, अच्छा ग्रीन और ऑरेंज अच्छा, का है। एक और काम करते हैं। आपके पास ये एक छोटी सी दो बॉक्सेस हैं, आप समझें आप ज़रा। अब इन दोनों की एनर्जी सेम है, ई सेम है, ठीक है, एनर्जी ऑफ लाइट। एक है ग्रीन वाला, ये देखें ज़रा, ठीक है। अब ग्रीन लाइट जो है और ऑरेंज, उनमें से जो है वो वेवलेंथ किसकी चेंज्ड है? एक ग्रीन है और एक ऑरेंज है। सर एक ग्रीन है एक ऑरेंज है, बस यही पता है मुझे। अच्छा, ग्रीन की वेवलेंथ कम है, ठीक है, एक मिनट ठहरें, अब ज़रा देखो। ग्रीन की वेवलेंथ है 520 नैनोमीटर पर फोटॉन की है, ठीक है। और और ऑरेंज से ज्यादा। ऑरेंज की जो है वो 600 नैनोमीटर एक फोटॉन की। और इधर भी एक फोटॉन है। नूर, आप बेटा समझे ज़रा कि अगर सर इसका सीधा सा बंदा नहीं आंसर कर सकता कि सर किसके फोटॉन ज्यादा है, मुझे तो पहले ये बताएं सर। पहले हैं किसके ज़्यादा फोटॉन्स? हाँ जी। तो ऑरेंज के ज़्यादा होंगे ना। तो सर यही तो इसका आंसर है, और क्या हमने लिखना है? यार रटा लगा लो, ये तो अच्छी बात है। मैं आपके भेजे शरीफ में अब ऑरेंज और ग्रीन के अलावा जो दो सर कलर्स आ जाएं फिर क्या इसमें करोगे? लिखा हुआ है अ बीम ऑफ ऑरेंज लाइट एंड अ बीम ऑफ ग्रीन लाइट हैव अच्छा, सेम अब देखो, एनर्जीज। बीम का मतलब है कलेक्शन, नॉट ऑफ सिंगल फोटॉन, पूरा बोरा फोटॉनों का ये बीम होती है। और ये जो है इधर भी बहुत सारे फोटॉन्स इकट्ठे मिलके एक बीम बनाएंगे। अब मुझे बताएं ज़रा, एक दो तीन चार पांच फोटॉन्स इधर पड़े हैं। सर वैसे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसके पास ज्यादा एनर्जी होनी फोटॉन्स चाहिए। होंगे। हाँ नहीं, फोटॉन्स होंगे। क्यों? सर एनर्जी तो सेम है ना, एनर्जी की बात ही ना करें ना ओ सर। यार बेटा, दो डिफरेंट चीज़ें हैं नूर, मेरी बात सुनो। पर फोटॉन और आपके पास बीम, दो डिफरेंट चीज़ें सर हैं। मुझे ना ऐसे समझ आ रही है कि जैसा आप साइडों साइडों की बातें कर रहे हैं, पर आप एक्चुअल जवाब ही नहीं मुझे दे रहे। ओ सद के जाओ मेरे बेटे, क्या उस्ताद पे थोप दिया आपने बात यार। सर नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप, सर आप दे रहे होंगे एक्चुअल जवाब, पर मुझे समझ ही नहीं आ रही इसकी। नूर भाई, वो दो बातें कर रहे, पहले क्वेश्चन तो समझो यार। इसको देखिए ना ज़रा, इस चीज़ को ज़रा भेजे शरीफ में इस चीज़ को बैठाएं आप। सर ये क्या क्या कह है? रहे हैं? पहले कह रहे बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ ऑरेंज लाइट, ठीक है, पहली बात। और अगेन से बीम ऑफ ग्रीन लाइट की बात कर रहे हैं। इन दोनों की सेम एनर्जीज है यार ना। याद रखो कि ये बीम्स की बात कर रहे हैं। अब अगली बात वो पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द लाइट बीम्स कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन। इसका मतलब फोटॉन और बीम में भी तो कोई फर्क होना चाहिए ना, पहले तो ये आप देख लो। हाँ, पर सर वैसे सुनो जनरली किस सुनो, में अब फोटॉन्स तो सुनो जरा, हम्म। फोटॉन और बीम में क्या फ़र्क है? बहुत सारे फोटॉन मिलते हैं तो एक बीम बनती है। बिल्कुल। फिर रोल ही ख़त्म है बिल्कुल के बाद तो। अगर हाँ तो सर अगर अब सुनो सुनो, नेचर 10 फोटॉन मिलें, 10 फोटॉन मिल के ग्रीन लाइट के ग्रीन की बीम बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो क्या 10 ही ऑरेंज की बीम बनाएंगे और वो सेम एनर्जी की होगी, या कहीं कम ज़्यादा होंगे? सर बीम में तो इक्वल नंबर ऑफ फोटॉन्स ही होने किसने चाहिए ना, कहा है, एनर्जी किसने कहा डिफरेंस है, हो सकता किसने कहा है कि वो उसकी इंटेंसिटी सेम है? इंटेंसिटी और एनर्जी भी डिफरेंट चीज़ें हैं। इंटेंसिटी है नंबर ऑफ फोटॉन्स। है इसकी 50। सर अगर सर नहीं, ये मतलब अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑरेंज की बीम है फॉर इंस्टेंस और एक ग्रीन की बीम है, हम्म। ग्रीन की बीम की एनर्जी भी 50 है और ऑरेंज की बीम की भी एनर्जी 50 50 है। है। पर हाँ, पर बी ऑरेंज वाले में 25 है और अपना ग्रीन ग्रीन वाले वाले में क्या है? से ग्रीन वाले में 50 फोटॉन्स हैं हम्म। और ऑरेंज वाले में 25 हैं, पर एनर्जीज दोनों की सेम है। हाँ बेटा, एनर्जी बिल्कुल अच्छा सेम है। फिर आगे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? पर सर ऑरेंज वाली बीम में 25
फोटॉन्स हैं और ग्रीन वाली बीम में 50 फोटॉन्स हैं। इस सेंस में कहना चाह रहे हैं बात। नूर, एक मैं आपको सजेशन दूं? सही, इसको स्किप कर दूं? हाँ, फ़िलहाल स्किप करो, मुझे समझ आ गई है इसका मैं टाइम लगा रही हैं, मैं इसको। सर वैसे इतने में तुम्हारा लॉन्ग सवाल भी सही हो जाना बात है था, यार, ये एम फजूल यार, ही लग कभी रहा है कभी आप मुझे। खप जाते हो और ऐसी बात पे खपते हो, नूर की क्या ही बात है, और मुझे कॉल्स आ रही हैं दोस्तों से, सीधी सर सीधी। वैसे ये सही बात बताएं, ये वैसे स्किप कर दूं या नहीं? अरे उल्लू, इतना सिंपल क्वेश्चन है, जो यूनिटरी मेथड आपने कभी ज़िंदगी में सुना होगा, मैथ में उस तरह का क्वेश्चन है जिसका आप इतना भेजा आए हो। सर नहीं, अगर आपको सर लगता है कि ये बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट है, इतना भी बहुत नहीं है यार, इम्पोर्टेंट तो इतना नहीं। नहीं है, लेकिन वो कॉमन सेंस में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। सर कॉमन सेंस है ही नहीं, इसके लिए कॉमन है कॉमन ही सेंस नहीं। इज नॉट विद, ओके नो। सर मैं ना अपनी एक फ्रेंड से पूछूंगी, अगर तो उसने मुझे समझा दिए ना ये सवाल तो मैं कर लूंगी, अगर ये नहीं होता फिर मैं छोड़ दूंगी हाँ, ये। पाकिस्तान में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो उस्तादों से नहीं होते, आपके फ्रेंड्स वाकई कर लेते हैं, वो पता नहीं आपको एक दूसरे की समझ भी आ जाती है। सही बात है, वो उनसे समझने वाली बात है। सर उसके पास भी ना बहुत सारे एआईज होते हैं, तो वो हम्म। फिर निकाल लेती है बड़ा अच्छा। हाँ, अगर मुझे कोई इसका एक भी सुपर एक आंसर मिल जाता और तो मैं भी सर, वो जो पूछूंगा। एक सवाल नहीं था, वो जो पता नहीं मैंने आपको आंसर भेजा था कि इसको रीचेक करें। हम्म। अब वो मेरी लिटरेचर की फ्रेंड है और वो है भी इधर की नहीं है, वो जॉर्डन की है। अच्छा। और उसका मेजर भी लिटरेचर है, और उसने मुझे निकाल के दिया था ना, लाइक तुमने ये कैसे निकाल लिया? एंड शी वाज लाइक बस मैंने, मेरे कहीं सबकॉन्शियस में था तो मैंने तुम्हें निकाल के दे दिया। फिर आपने उसको अमेंड किया था, थोड़ा सा ही अमेंड किया था, अच्छा। बेस लाइन पे वो करेक्ट था। गुड। सर ये स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ये प्रिंसिपल, वही केमिस्ट्री इसमें का बस है। उसकी स्टेटमेंट लिखनी है और वही वाला कि जी 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 जी। अपना ये लेमडा स्टेटमेंट है। एक्स इंटू लेमडा अपना ये पी डेल्टा, और लेमडा नहीं, इंटू, हाँ, डेल्टा एक्स ओ इंटू पी। सॉरी सॉरी, हाँ वो लेमडा तो वेवलेंथ का होता है, यस। डेल्टा और फिर हाँ ये प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर 4 पाई, और इसके बस वो स्टेटमेंट लिख दूंगी। हाँ, और डिस्कस इट इन डिटेल लिख पाओगे। ओहो, तो उसमें आप, सर फिर डिस्कशन में मैं बताता हूँ, मैं इसमें इनका बता सिंपल है ना। दूंगी ना। इसमें आप बताओगे कि डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट्स द पोजीशन एंड डेल्टा पी रिप्रेजेंट्स हाँ, द डेल्टा मोमेंटम। पी मोमेंटम। हाँ, तो दोनों को आप एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली नहीं फाइंड आउट और कर ये सकते। बता दूंगी कि एच ओवर 4 पाई इज इक्वल्स टू ये एच कांस्टेंट है। कट वाला। नहीं 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 हाँ नहीं, ये वो ना रिड्यूस, बताएं। रिड्यूस प्लैंक्स बेटा, ये कांस्टेंट है बस। एक्सप्लेनेशन है, दो लाइनें बस, देखो। हाँ सर, वैसे ये रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ना, इसका नाम मैंने याद कर लिया था। हाँ बस यही इसकी जी, इसकी एक्सप्लेनेशन है। इम्प्लीमेंटेशंस भी आप ना करो, आप ये यहाँ तक कर लो अच्छे से। सर इसका आंसर मैं कर लूंगी, ये तो बहुत हाँ सही सा हाँ, बस सवाल है, आंसर है। इंसानों वाला सवाल है। सर ये मैं ना अपनी फ्रेंड से पूछ लेती हूँ, अगर उसको नहीं आता ना तो फिर मैं इसको नहीं करूंगी।